24 दिसंबर 1999 क्रिसमस की रात के जस्ट पहले लगभग 4 बजे इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC814 काठमांडू से दिल्ली के लिए टेक ऑफ करती है। एयरक्राफ्ट था एयरबस A300 जिसमें लगभग 179 पैसेंजर्स थे और 11 क्रू मेंबर्स थे और कॉकपिट में कैप्टन देवी शरण, फर्स्ट ऑफिसर राजेंद्र कुमार, फ्लाइट इंजीनियर अनिल कुमार थे। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। पैसेंजर्स अपने स्नैक्स ले रहे थे। किसी को कोई अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ घंटे हिस्ट्री बनने वाली है। जैसे ही फ्लाइट इंडियन एयर स्पेस में एंटर करती है, अचानक से 5 आदमी जिन्होंने मास्क पहन रखा था वो हाथ में रिवॉल्वर और ग्रेनेड लेके खड़े हो जाते हैं। इनमें से एक सीधा कॉकपिट की तरफ बढ़ता है और पायलट के सर पे बंदूक तान देता है। बाकी के 4 लोग पैसेंजर्स को डराने लगते हैं। इन 5 ने मिलकर प्लेन को हाईजैक कर लिया था और पायलट से प्लेन को पाकिस्तान की तरफ ले जाने के लिए बोलते हैं। बट आखिर इस हाईजैक का मकसद क्या था? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कांदर हाईजैक की पूरी कहानी, कैसे भारत सरकार ने इस मुश्किल घड़ी का सामना किया और आखिर इस हाईजैक का असर इंडिया पे आगे चल के क्या हुआ। तो हाईजैकर सबसे पहले तो फीमेल और बच्चों को एक तरफ और मेल्स को एक तरफ कर देते हैं। इनका प्लान था कि एयरप्लेन को पाकिस्तान की तरफ ले जाया जाए। प्लेन को हाईजैक करने वाले हरकत उल मुजाहिदीन के 5 टेररिस्ट थे जो आपस में एक दूसरे से कोड नेम से बात कर रहे थे, जैसे कि चीफ, डॉक्टर, बर्गर, भोला और शंकर। ये सारे ही पाकिस्तानी नेशनल्स थे और ये हाईजैक इनकी 2 महीने की प्लानिंग का रिजल्ट था। 453 पे कैप्टन देवी शरण दिल्ली ITC को मैसेज भेजते हैं कि उनका प्लेन हाईजैक हो चुका है। उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि ये सिचुएशन कितनी बड़ी होने वाली है। कमाल की बात यह है कि ये न्यूज सुनने के बाद भी ATC वालों ने कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया। इनफैक्ट उस वक्त के PM अटल बिहारी वाजपेयी को खुद 1 घंटे बाद हाईजैक के बारे में पता लगता है। हाईजैकर्स लगातार कैप्टन पर दबाव बना रहे थे प्लेन को पाकिस्तान में लैंड करवाने के लिए। कैप्टन भी हैरान थे कि अभी तक ATC की तरफ से कोई जवाब क्यों नहीं आया। उन्होंने लाहौर में लैंडिंग की रिक्वेस्ट करी पर पाकिस्तान वालों ने क्लियर मना कर दिया। असल में उसी साल कारगिल का युद्ध भी हुआ था जिसमें भारत जीता था और कहीं न कहीं इसी वजह से पाकिस्तान शायद परमिशन नहीं दे रहा था। लगातार परमिशन मांगते वक्त भी पाकिस्तान ने नहीं सुनी और दिक्कत ये आ रही थी कि अब फ्यूल खत्म हो रहा था और लगातार प्लेन हवा में उड़े जा रहा था, कभी पाकिस्तान से इंडिया की तरफ तो कभी इंडिया से पाकिस्तान की तरफ, और इस बीच फ्यूल खत्म होने लगा। हाईजैकर्स लगातार पायलट पर दबाव बना रहे थे और लगातार ऐसे घूमने की वजह से फ्यूल खत्म हो रहा था और हाईजैकर्स को भी समझ आ गया कि इसकी रिफ्यूलिंग भी जरूरी है और इस वजह से हाईजैकर्स कैप्टन को अमृतसर में लैंड करने की परमिशन दे देते हैं। और यही एक सबसे बड़ा चांस था इंडियन गवर्नमेंट के पास कि हाईजैकर्स इंडिया में लैंड हुए, यहीं पे उन्हें पकड़ा जा सकता है। इस बीच हर जगह न्यूज चलने लगी और पैसेंजर्स के परिवार वाले घबरा चुके थे। अफसोस की बात यह कि बहुत से हाई कमांड ऑफिसर्स को भी न्यूज के द्वारा ये जानकारी मिलती है। ये हमें काफी बड़ी गलती, मिसकम्युनिकेशन कह सकते हैं। अमृतसर में लैंड होने की वजह से कैप्टन को भी काफी उम्मीद थी कि अब शायद वो बच सकते हैं, बट इंडिया यहाँ पे काफी बड़ा ब्लंडर कर देता है। उस वक्त गवर्नमेंट ने प्लान किया कि फ्यूल भरने के जरिए वो कुछ NSG कमांडोज को प्लेन में भेज सकते हैं जिससे कि वो हाईजैकर्स को पकड़ सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये थी कि NSG कमांडोज को आने में लगभग 1 से 1.5 घंटा लगना था, जो कि काफी टाइम था और हाईजैकर्स वहाँ रिफ्यूलिंग के लिए दबाव बना रहे थे। इस बीच पंजाब पुलिस हाईजैकर से कांटेक्ट करने का ट्राई करती है, बट हाईजैकर्स उनसे बात करने से बिल्कुल मना कर देते हैं और वो कहते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द फ्यूल भरवाना है। अगर रिफ्यूलिंग में देर हुई तो वो सबको मार देंगे। अब NSG कमांडोज को वहां पहुंचने में काफी टाइम लग सकता था, इसलिए वो एक नया प्लान बनाते हैं। वो नया प्लान ये था कि फ्यूल ट्रक में चुपचाप 3 पुलिस वाले बैठ जाएं और फ्यूल भरने के बहाने वो एयरप्लेन का टायर पंचर कर दें जिससे एयरप्लेन हवा में उड़ ही ना पाए। अब फ्यूल टैंक चलना शुरू होता है। स्टार्टिंग में उसकी स्पीड काफी तेज थी तो ऑफिसर्स ने ड्राइवर से कहा कि इसको थोड़ा स्लो करो वरना हाईजैकर्स को शक हो जाएगा कि हम उनके पास इतनी तेजी से क्यों जा रहे हैं। और यहाँ से एक कंफ्यूजन पैदा हो जाती है। ड्राइवर एकदम से ट्रक को बहुत स्लो कर देता है और ट्रक एयरप्लेन के सामने जाके रुक जाता है और इस वजह से हाईजैकर्स को शक हो जाता है कि यहाँ पे कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाली है। लेट होने की वजह से हाईजैकर्स गुस्से में आ चुके थे और इस बीच जो एक पैसेंजर सतनाम सिंह पर चाकू से काफी बुरी तरह हमला कर देते हैं। कैप्टन ATC वालों से कहते हैं कि अगर प्लेन को जल्दी रिफ्यूल नहीं करवाया गया तो ये सबको मार देंगे और इस शक की वजह से वो एक और पैसेंजर रूपिन कत्याल को भी मार देते हैं। कैप्टन पर दबाव बनाते हैं तुरंत प्लेन को उड़ाने का, जबकि ट्रक थोड़ा दूर ही एयरप्लेन के सामने खड़ा हुआ था। तब कैप्टन के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, इस वजह से वो टेक ऑफ कर देते हैं वरना और लोग मारे जाते। टेक ऑफ करते वक्त उनका ट्रक से एक्सीडेंट होते होते बचा तो अब बिना रिफ्यूलिंग के ही प्लेन अमृतसर से उड़ चुका था। वो वापस पाकिस्तान में लैंड करने को बोलते हैं, इसलिए कैप्टन पाकिस्तान के ATC से एक बार फिर परमिशन मांगते हैं पर पाकिस्तान स्ट्रिक्टली मना कर देता है और ताकि ये प्लेन जबरदस्ती लैंड ना करे इसलिए वो वहाँ के एयरपोर्ट की सारी लाइट्स बंद कर देता है। अब भले नीचे बिल्कुल अंधेरा हो चुका था पर कैप्टन के पास फिर भी कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि अब अगर वो प्लेन को लैंड नहीं करवाते तो वो वैसे भी प्लेन में फ्यूल ना होने की वजह से क्रैश कर जाते। इसलिए उन्हें पाकिस्तान में नीचे एक जगह लाइट्स दिख रही होती हैं, वो वहीं लैंड करने की सोचते हैं। पर जैसे ही वो नीचे आते हैं उन्हें गाड़ियों की आवाज आने लगती है और उन्हें दिखता है कि वो हाईवे पे लैंड करने वाले थे, जिससे वो प्लेन को वापस ऊपर ले जाते हैं। और अब पाकिस्तान वो स्ट्रिक्टली बोलते हैं कि उन्हें एयरपोर्ट पे लैंड करना ही होगा वरना वो पाकिस्तान में ही क्रैश कर जाएंगे, जिससे ना सिर्फ उनका नुकसान होगा बल्कि पाकिस्तान में भी लोग मर सकते हैं।
इस वजह से पाकिस्तान वाले लैंड करने की परमिशन दे देते हैं और फाइनली प्लेन पाकिस्तान में लैंड हो जाता है और उसे रिफ्यूल कर दिया जाता है। यहाँ पे रुपिन कत्याल की सांसें अभी भी चल रही थी, इसलिए उनके लिए एक मेडिकल हेल्प मांगी जाती है, बट पाकिस्तान वाले बस रिफ्यूल करते हैं और हेल्प करने से मना कर देते हैं और प्लेन फिर से हवा में उड़ जाता है। अब रात के करीब 3 बज रहे थे और इस प्लेन को अब दुबई में लैंड करवाया जाता है। इस बीच इंडियन अथॉरिटीज दुबई से परमिशन मांगती है उनके कमांडोज को प्लेन में भेजने की, बट दुबई की गवर्नमेंट क्लियर मना कर देती है। लेकिन वो ये जरूर कहते हैं कि वो उसके बदले कुछ पैसेंजर्स को रिलीज करने के लिए जरूर नेगोशिएट करेंगे। फ्यूल के बदले वो हाईजैकर्स से फीमेल्स और बच्चों को छोड़ने की मांग करते हैं और इस बीच हाईजैकर्स 190 में से कुछ 27 पैसेंजर्स को रिलीज कर देते हैं और एक रुपिन कत्याल की डेड बॉडी को भी। और अब रिफ्यूल होते ही प्लेन को फिर से हवा में उड़ाया जाता है और 25 दिसंबर की सुबह ये अफगानिस्तान के कंधार में अपनी लास्ट लैंडिंग करता है। और ये इंडियन अथॉरिटीज के लिए एक काफी बड़ी दिक्कत थी, क्योंकि 1999 में कंधार में तालिबान का कंट्रोल था और उस समय इंडिया तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं करते थे। तालिबान के कमांडोज तुरंत प्लेन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इंडियन अथॉरिटीज को लगा कि तालिबान इन हाईजैकर्स को सपोर्ट कर रहा है, बट तालिबान ने कहा कि वो इंडिया की तरफ से नेगोशिएशन करेगा। इस समय पैसेंजर्स भूख और डर की वजह से काफी परेशान हो रहे थे। इनफैक्ट फ्लाइट में खाना और पानी भी खत्म होते जा रहा था और वहाँ के वॉशरूम भी पानी से भर चुके थे। हाईजैकर्स इस समय काफी खुश हो रहे थे, क्योंकि उन्हें लगा कि अब इंडिया वाले उनकी सारी डिमांड मान लेंगे और इस वजह से वो डिमांड करते हैं 36 टेररिस्ट को छुड़वाने की, जिनमें से 35 प्रिजनर्स थे जो कि इंडिया की जेल में कैद थे और एक सजद अफगानी की डेड बॉडी थी जो कि हरकत उल अंसार रेबेल ग्रुप के लीडर थे। इतना ही नहीं बल्कि हाईजैकर्स $200 मिलियन यानी कि 1650 करोड़ रुपए की भी डिमांड करते हैं। अब उनकी डिमांड सुनने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि इन टेररिस्ट को छोड़ा जाए, क्योंकि इसका मतलब था कि आगे भी टेररिस्ट अटैक्स होना। लेकिन साथ ही में न्यूज लगातार चल रही थी। इन पैसेंजर्स की फैमिलीज बहुत परेशान थे और किसी भी तरह वो अपने परिवार वालों को छुड़वाना चाहते थे। इसलिए जब 26 दिसंबर 1999 को एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जसवंत सिंह जब हाईजैकिंग को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तभी उस बीच पैसेंजर्स के परिवार वाले इस कॉन्फ्रेंस के बीच में घुस जाते हैं और उन पर दबाव डालते हैं कि उनको जल्द से जल्द छुड़वाया जाए, भले ही हाईजैकर्स की सारी डिमांड्स पूरी कर दी जाएं। और साथ ही में ओपोजिशन पार्टीज भी प्रेशर बना रही थी। तो अब एक नेगोशिएशन टीम बनाई जाती है। 27 नवंबर को ये टीम कनार पहुंचती है और तालिबान मिलके इनके नेगोशिएशन करवाते हैं। इस टीम को लीड कर रहे थे सीनियर इंडियन एक्सटर्नल ऑफिसर विवेक आटजू और साथ ही में अजीत डोवाल जो कि इस स्पेशल टीम का एक हिस्सा थे। उन्हें भेजा जाता है नेगोशिएशन करने के लिए। दिक्कत ये थी कि कुछ खास बात नहीं बन पा रही थी। वो पैसे और डेड बॉडी देने को तो रेडी थे, बट दिक्कत थी इन 35 प्रिजनर्स की। लेकिन टाइम निकलता जा रहा था। इस नेगोशिएशन को चलते हुए 6 दिन हो चुके थे और पैसेंजर्स को कोई अंदाजा नहीं था कि इनके साथ क्या होने वाला है, क्या ये बच भी पाएंगे या फिर नहीं। इसी बीच गवर्नमेंट पर काफी प्रेशर पड़ रहा था। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर के घर के बाहर उनके फैमिली वाले प्रोटेस्ट करने लगे और फाइनली नेगोशिएशन का रिजल्ट आ जाता है और बस 3 प्रिजनर्स को छोड़ने की बात मानी जाती है, जिनको की हाईजैकर्स अपनी मर्जी से चुनते हैं। मौलाना मसूद अजहर, अहमद ओमर शेख और मुश्ताक अहमद जरकर, ये तीनों ही पाकिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप से जुड़े हुए थे और इनको मजबूरी में छोड़ना पड़ा। इनको पहले दिल्ली ले जाया गया और फिर एक फ्लाइट के जरिए जसवंत सिंह के साथ कंधार भेजा गया। इस दौरान इंडियंस को उम्मीद थी कि तालिबान सारे हाईजैकर्स को अरेस्ट करके भारत को सौंप देगा, लेकिन तालिबान ने इसका उल्टा किया। बल्कि इन्होंने 5 हाईजैकर्स को और 3 टेररिस्ट को पाकिस्तान के बॉर्डर तक छोड़ा और मदद की ताकि इंडिया इनको ना पकड़ पाए। इस बात से क्लियर पता चल गया था कि इस हाईजैक के पीछे पाकिस्तान इन्वॉल्व है। और अजीत डोवाल ने भी ये बताया कि इन हाईजैकर्स को ISI और तालिबान का सपोर्ट था। इनको सेफ एग्जिट की गारंटी दी गई थी, वरना डेफिनेटली इनका ये प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाता। और जब बाद में इस हाईजैक की इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता लगा कि नराजुद्दीन वानी नाम के एक टेररिस्ट ने दाऊद इब्राहिम के नेपाल के कनेक्शन की हेल्प से इन 5 हाईजैकर्स की फेक पासपोर्ट बनवाने में और हथियार के साथ प्लेन में घुसने में हेल्प करी थी। नराजुद्दीन वानी वही था जिसने 1993 में दाऊद के साथ मिलके मुंबई सीरियल ब्लास्ट किया था। इस पे भी मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, जरूर चेकआउट करें। तो इस वजह से ये दाऊद इब्राहिम का खास था और इस वजह से इसको दाऊद का नेटवर्क मिल गया। 5 हाईजैकर्स पाकिस्तान के ही थे, जिनका असली नाम बाद में पता लगा। इसके अलावा ये भी पता लगा कि इनको तालिबान का भी सपोर्ट था। पैसेंजर्स तो बच गए, लेकिन बाद में इंडिया को इन 3 टेररिस्ट को छोड़ने का काफी नुकसान उठाना पड़ा। यानी कि आगे इंडिया पे जो भी अटैक्स हुए थे उनमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टेररिस्ट का हाथ था, जैसे कि पार्लियामेंट अटैक, पठानकोट, पुलवामा और भी ऐसे कई अटैक्स। ये सब कुछ कांधार से ही शुरू हुआ था। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इसके बाद से इंडिया में आज तक कोई और हाईजैक नहीं हुआ, क्योंकि इस हाईजैक के बाद से ही गवर्नमेंट ने एयरपोर्ट सिक्योरिटी CISF को दे दी और काउंटर हाईजैक पॉलिसी भी चेंज कर दी। वहाँ पे सिक्योरिटी और बढ़ा दी गई। कांधार हाईजैक सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं था, बल्कि एक वार्निंग थी। वेल, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है? अपने अपने ओपिनियंस कमेंट में दे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।